Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 14 from second year English book, that is Lincoln Gorge. Lincoln Gorge जो है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक चाइनीज स्टोरी है। टू पेंग चेंग ने उसको लिखा है। और लिंकॉन गॉर्ज गॉर्ज कहते हैं घाटी को, आम जबान में उसको घाटी कहते हैं कि दोनों तरफ एक जगह हो जिसके दोनों तरफ पहाड़ हो, नीचे पानी हो या नीचे बहुत गहरी खाई हो, उसको कहते हैं घाटी। उसको इंग्लिश में कहते हैं गॉर्ज। लिंकॉन गॉर्ज एक ऐसी गॉर्ज जिसका नाम लिंकॉन है, तो उसको लिंकॉन गॉर्ज कहा गया। ये इसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ है, अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। ये इस कहानी का क्रक्स है। इसका इसका आप कह सकते हैं कि एक निचोड़ है कि इसकी कहानी ऐसी सबक के बारे में है कि उसमें हमें ये उसे लेसन मिलता है कि एक इंसान को कभी भी किसी भी हालत में अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना जो फर्ज है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इसमें बहुत ज़्यादा सबक आमोज कहानी है। और इसमें एक बच्चा जो है वो किसी भी हालत में अपना जो फर्ज है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसको नहीं छोड़ता। और एक बड़ा आदमी जो है उसको देखकर उसको रियलाइज होता है, वो एक चीज को समझता है कि ये बच्चा जो है एक जीती जागती मिसाल है इस चीज की कि इंसान को किसी भी हालत में अपना जो फर्ज है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लिंकॉन गॉर्ज। The snow, already more than half a foot deep, obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain. अब यहाँ पे obliterated जो है, ऐसे तो obliterate का मतलब है खराब कर देना, तबाह कर देना, लेकिन यहाँ obliterate का मतलब है छुपा देना। अब ये स्नो, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बर्फबारी का मौसम है, ठंडा शदीद किस्म का सर्द मौसम है। और वो कहता है कि बर्फ जो कि पहले से ही आधे फुट से ज्यादा पड़ी हुई है, उसने जमीन और आसमान के दरमियान की जो लकीर है उसको सफेद जो धुंधला पर्दा है उसके पीछे छुपा दिया है। हेजी व्हाइट कर्टन मतलब सफेद धुंधला जो पर्दा है उसके पीछे छुपा दिया है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आई हैड बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ द फ्यूचर रेलवे फॉर 40 किलोमीटर्स। मैं मुस्तकबिल में यहाँ पर एक जो रेल की पटरी बनने वाली है, मुस्तकबिल में यहाँ पर एक रेल की पटरी जो है वो बनेगी, उसके रास्ते पर मैं 40 किलोमीटर तक चलता रहा था। Although I could hear the roar of machinery further back in the hills, और अगरचा मुझे पीछे पहाड़ियों में जो रोर कहते हैं आवाज को, मशीनरी कहते हैं जितनी भी मशीनरी की जो बड़ी आवाज है, जो पहाड़ों में मशीनरी इस्तेमाल होती है उसकी तो आवाज भी काफी ज्यादा होती है। तो कहता है कि अगरचा मुझे पीछे पहाड़ियों में से जो मशीनरी का शोर है वो सुनाई दे रहा था। आई हैड सीन नीदर वर्क साइट्स नॉर वर्कर्स। इससे पहले कहता है कि ना मैंने काम करने वाले कभी देखे थे और ना कभी काम करने की जो जगह है वो देखी थी। एंटरिंग लिंगवान गॉर्ज माई इरिटेशन इंक्रीज्ड। कहता है कि जैसे ही मैं लिंगवान गॉर्ज घाटी में दाखिल हुआ, या गॉर्ज की जगह आप घाटी कह सकते हैं, उसमें दाखिल हुआ, तो मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। इवन इन क्लियर वेदर इन दिस गॉर्ज द सन नेवर शोन। हत्या कि जो साफ मौसम भी हो, मतलब साफ मौसम से मुराद ये है कि जहाँ पर बादल ना हो, आसमान साफ हो, तो ऐसे मौसम में भी जो ये घाटी है यहाँ पर कभी भी सूरज नहीं चमका, मतलब सूरज यहाँ पर चमका ही नहीं है। It didn't matter where you looked up along the twisting course, the most you could see of the sky was a patch no bigger than the palm of your hand. मैंने आपसे कहा कि घाटी ऐसी जगह होती है जहाँ के दोनों तरफ पहाड़ होते हैं और बिल्कुल एक नीचे रास्ता होता है, ये जगह बनी होती है, उसको घाटी कहते हैं। तो नीचे से जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो वो कहता है कि आपको और कुछ भी नजर नहीं आता आसमान का। आपको जो आसमान है वो आपकी हथेली के बराबर एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता है। नाउ इट वॉज डस्क। डस्क का मतलब है शाम। अब शाम का वक्त था। एंड द स्विरलिंग स्नो फ्लेक्स एंड द गेल मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल। गेल कहते हैं तेज हवा को, या आंधी को भी कह सकते हैं। कहते हैं कि अब शाम का वक्त था और जो धुंध थी वो चारों तरफ नजर आ रही थी, मतलब स्विरलिंग स्नो फ्लेक्स धुंध, और बर्फ के गिरते लहराते। ये स्नो फ्लेक्स कहते हैं जैसे कि रुई की तरह जो बर्फ होती है वो, और स्विरलिंग कहते हैं घूमती हुई, घूमती फिरती हुई जो बर्फ थी। और तूफान हर कदम को मुश्किल बना रहा था। कंस्ट्रक्शन इन द गोर्ज वॉज वेरी बिजी। जो ये जो घाटी है यहाँ पर काम लगा हुआ था कंस्ट्रक्शन का, मतलब यहाँ पे जो मशीनरी की जो उसको आवाज आ रही थी वो तामीराती काम वहां पर कोई लगा हुआ था और वो बहुत मसरूफ था। एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क। हर जगह लोग काम में मसरूफ थे। जनरेटर, सीमेंट मिक्सचर, एयर कंप्रेसर, शूक द ग्राउंड। अब ये तीनों जो मशीनें थी, इन्होंने क्या किया? शूक द ग्राउंड का मतलब है कि वो जमीन को, जिस जगह पे ये काम कर रहे थे, उनको हिला रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ लाइट बल्ब्स ग्लीम डिम एंड येलो।
और सैकड़ों की तादाद में जो बल्ब थी उनकी रोशनी जर्द और मानंद पड़ गई थी। Electric wires crisscrossing like a giant spider web were scarcely visible, but I could see the overhead cables and their pulley cars sliding back and forth loaded with materials. कहता है कि बिजली की तारें थी वहां पे, क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ जायंट स्पाइडर वेब का मतलब है कि जो आड़ी तिरछी एक बड़े मकड़े के जाले की तरह थी, वर स्केर्सली विजिबल, और वो बमुश्किल नजर आ रही थी, बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था, द ओवरहेड केबल्स कि मेरे सर के ऊपर से तारें गुजरी हुई थी, एंड देयर पुले कार्स स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ लोडेड विद मटेरियल, और उसके ऊपर जो है वो उन तारों के ऊपर, असल में वो तारें जो थी वो रस्सियों पर, वो पुलियों को आगे पीछे हरकत करते हुए ले जाती थी, और वो जो पुलियां थी वो सामान से भरी हुई थी। हंग्री, कोल्ड, आई ट्रिप्ड एंड फेल। हंग्री मतलब भूख से, उसको भूख लगी हुई थी, भूखा था। कोल्ड मतलब सर्दी थी। आई ट्रिप्ड एंड फेल, मैं लड़खड़ाया और गिर गया। स्क्रैपिंग माई हैंड्स, और अपने हाथों को रगड़ा मैंने, या रगड़ते हुए कहा कि इनफ, I had some, I would find some place under a cliff out of the wind and rest a few hours. इसने अपने आप से मतलब हाथ रगड़ कर साफ किया और कहा कि बस अब मुझे आंधी से बचने के लिए किसी क्लिफ कहते हैं चट्टान को, किसी चट्टान के नीचे जगह तलाश करनी चाहिए और कुछ घंटे आराम करना चाहिए। If I reached the materials depot tomorrow morning by 10 o'clock, then that still wouldn't be too late. कहते हैं अगर मैं सुबह जो जिस जिस जगह पे इसने जाना है, तो कहता है कि अगर मैं वहां पर सुबह जो डिपो है वहां पर मैं पहुंच जाऊं सुबह 10 बजे तक, तो फिर भी मुझे ताखीर नहीं होगी। Stumbling around in the dark like this, I was liable to fall into some deep ravine, and that would be the end of this material department chief. I would have to be put on the used up list. अब रवीन जो है वो भी इसी तरह घाटी को कहते हैं, इसी तरह जो गौर जिसको आप रवीन भी कह सकते हैं, नैरो वैली सी होती है, तंग वादी सी होती है। तो कहता है कि मतलब स्टम्बलिंग अराउंड इन द डार्क, स्टम्बलिंग कहते हैं लड़खड़ाना, इधर उधर गिरना, ठोकर खाना। तो कहता है इसी तरह अंधेरे में ठोकर खाते हुए किसी गहरी खाई में गिरने का इम्कान था उसको, और ये असल में एक मटेरियल डिपार्टमेंट का सरबराह था। तो कहता है कि अगर मैं गिर जाता तो ये मटेरियल डिपार्टमेंट के सरबराह की जिंदगी का खात्मा होता। और यूज्ड अप लिस्ट कहते हैं मरे हुए लोगों की लिस्ट, और कहता है कि मुझे मेरा नाम जो है वो मरे हुए लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाता। आई नोटिस्ड अ पाथ लीडिंग टू अ केव इन द क्लिफ साइड। मैंने पाथ कहते हैं रास्ते को, मैंने एक जो रास्ता है वो उसको मैंने गौर से देखा है जो कि गार की तरफ जाता है, और वो रास्ता कहाँ है, चट्टान की तरफ है। अ डोर curtain hanging in the entrance way showed that the cave was undoubtedly occupied by workers. A door curtain का मतलब है दरवाजे पे एक दरवाजे का जो पर्दा होता है, hanging in the entrance, तो वो entrance कहते हैं उसको, मतलब जो दाखिल होने की जगह जो होती है, गार में जो दाखिल होने की जगह होती है। तो कहते हैं कि दरवाजे पे लटकते हुए पर्दे से मुझे मालूम हुआ कि इस गार में जरूर कोई मजदूर रह रहे होंगे, occupied by workers. Grasping branches along the steep path, I hauled myself up to the door and entered. अब वो कहता है कि जब मैंने देखा दूर से कि यहाँ पे गार है और पर्दा लटक रहा है, तो उसने कहा कि ढलवान के रास्ते के साथ साथ दरख्तों की शाखों को पकड़ते हुए, क्योंकि रात का टाइम था और ये लड़खड़ा रहा था, ठोकरें खा रहा था, तो कभी दरख्त की शाख को पकड़ता था, कभी क्या करता था, मतलब अपने आप को सहारा दे रहा था। तो पकड़ते हुए वो खुद को दरवाजे तक खींच कर लेकर गया और फौरन अंदर दाखिल हो गया। इसने मतलब इजाजत वगैरह नहीं मांगी और अंदर दाखिल हो गया। स्ट्रेंज, सीटेड ऑन अ स्मॉल स्टूल इन द डोरवे वाज अ लिटिल बॉय। कहता है हैरानगी हुई कि एक छोटी सी तपाई पे एक बच्चा बैठा हुआ था, दरवाजे में ही डोरवे, और वो एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, 7 और 8 years ओल्ड, जो जिसकी उम्र 7 या 8 साल होगी। एल्बोज ऑन हिज नीज, उसकी जो कोहनियां थी वो उसके उस पे थी, घुटनों पर थी। सपोर्टिंग हिज फैन फेस इन हिज हैंड्स, और उसने अपना जो चेहरा है वो अपने दोनों हाथों में रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने चेहरे को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। His cheeks were red, उसके जो गाल थे वो सुर्ख थे with cold, सर्दी की वजह से। He had been peering at the opposite cliff side through a rent in the curtain. अब rent का मतलब है सुराख, यहाँ पे rent का मतलब है सुराख, peering का मतलब है झांकना। तो उसके सामने जो पर्दा लगा हुआ था, वो उस पर्दे में एक सुराख था, उसको बस वो बैठ के सीधा उस सुराख में से, पर्दे के सुराख में से, उसके जो ऑपोजिट क्लिफ है, जो उसके बिल्कुल सामने जो मध्य मुकाबल जो चट्टान का रास्ता है, वहां पर वो देख रहा था। ही ग्लैंस्ड एट मी ब्रीफली एज आई केम इन, उसने मेरी तरफ देखा, ग्लैंस कहते हैं एक झलक देखा, और ब्रीफली कहते हैं बस थोड़े वक्त के लिए, जैसे कि मैं अंदर आया।
देन वेंट बैक टू हिज ऑब्जर्वेशन, और दोबारा अपना मुशाहिदा करने लगा। मतलब उसको ये फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई अजनबी बंदा अंदर आया है, वो जो पर्दे में सुराख था उसमें से देख रहा था। और जैसे ये शख्स अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक झलक इस शख्स की तरफ देखा कि कोई अंदर दाखिल हुआ है, और दोबारा से अपना मुशाहिदा उसने शुरू कर दिया, उसी पर्दे के सुराख में से बाहर देखने लगा। द केव वॉज लार्ज, ये जो गार था ये बड़ा था, बट क्वाइट वार्म, लेकिन बिल्कुल गर्म था। इट हैड अ स्टोव, उसमें एक चूल्हा था, एंड ईटिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल कहते हैं खाने के बर्तन को, ईटिंग यूटेंसिल्स। ऑन द वॉल, दीवार पे, अबव अ बेड, बिस्तर के ऊपर, वॉज अ कलर्ड न्यू ईयर पिक्चर ऑफ द चबी चिल्ड्रन पुलिंग द टर्निप। और उसके दीवार पर, बिस्तर के ऊपर एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी, न्यू ईयर पिक्चर, नए साल की पिक्चर, जिसमें जो कुछ मोटे बच्चे थे वो शलजम को खींच रहे थे। ऑल द वॉल्स हैड बीन पेपर्ड विद ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पूरी सारी दीवारों पे पुराने अखबारात लगाए हुए थे, नाउ ब्लैकेंड बाय स्मोक फ्रॉम द स्टोव, जो कि अब चूल्हे के धुएं की वजह से काले हो गए थे। व्हाई इजंट एनीबडी होम, क्यों घर पे कोई नहीं है, आई आस्क, मैंने पूछा, शेकिंग द स्नो फ्रॉम माई कोट एंड हैट, अपने कोट से और अपनी जो टोपी है उससे बर्फ को हटाते हुए मैंने पूछा कि घर में कोई नहीं है, क्यों घर में कोई नहीं है। द लिटिल बॉय टर्न्ड हिज हेड, छोटे से बच्चे ने अपना सर घुमाया, हिज आईज फ्लैश्ड, उसकी आंखों में चमक थी। आरंट आई एनीबडी अंकल, क्या मैं कोई नहीं हूँ अंकल। ही रोज, वो खड़ा हुआ, एंड वॉक टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ आया। हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके जो हाथ है पीछे की तरफ थे। हिज चेस्ट एक्सटेंडेड, उसका सीना जो है वो चौड़ा था। एज इफ टू से, जैसे कि वो कहेगा, नॉट ओनली एम आई समबडी, आई एम वेरी ग्रोन अप समबडी, कि न तो सिर्फ मैं कोई हूँ बल्कि मैं एक बड़ा बंदा हूँ। आई कप्ड हिज राउंड लिटिल फेस इन माई हैंड्स, मैंने अपने दोनों हाथ जो है उससे उसका चेहरा पकड़ लिया। यू आर प्रीटी शार्प यंग इम्प, अब यहाँ पर वो कहता है कि वो बच्चा उठ के इसके पास आया और इसने दोनों हाथों से उस बच्चे का चेहरा जो है वो कप किया, मतलब दोनों हाथों से पकड़ा, और उसने कहा कि यू आर प्रीटी शार्प यंग इम्प, कि तुम बहुत तेज हो, शरीर बच्चे हो। यंग इम का मतलब बहुत शरीर बच्चे हो। ये पुश माई हैंड्स असाइड, उसने मेरे हाथ साइड पे कर दिए। डबलिंग अप हिज फिस्ट, ही कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड एंड डिमांडेड, हु आर यू कॉलिंग इम्प, उसने मेरे हाथों की तरफ झटक दिया, और डबलिंग अप का मतलब मुट्ठी बनाते हुए उसने सर एक तरफ मोड़ते हुए कहा कि तुम कौन होते हो मुझे शरीर कहने वाले। आई हैव अ नेम, मेरा नाम है। पॉइंटिंग एट द बेबी गर्ल अस्लीप ऑन द बेड, और बिस्तर पर एक बच्ची सो रही थी उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने मुझे कहा, ही इन्फॉर्म मी, उसने कहा कि हर नेम इज पाओ चेंग, उस बच्ची का नाम पाओ चेंग है। माइन इज चेंगयू, मेरा नाम चेंगयू है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। These kids were like thousands of others I had met, अब ये बंदा कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बच्चे थे ये वो उन हजारों बच्चों की तरह थे जिससे ये मिला था। Born and raised on construction sites, जो कि काम करने वाली जगहों पर पैदा होते हैं, वहीं पर परवरिश पाते हैं। The workers like to name their children after the projects where they were born, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो जिन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं तो अपने बच्चों का नाम उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे रख लेते हैं। जैसे कि Changyu probably had first seen the light of the day on the railway project between Changyu and Chungking, अब इसका नाम वो कहता है कि शायद इसलिए चैंगयू रखा होगा क्योंकि वो जो रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक का जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो चैंगयू और चंगिंग के बाद, चैंगयू जो है चाइना में एक जगह है, या तो सूबा है या शहर होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इतना पता है कि वहाँ पे एक लोकेशन है या सिटी है या प्रोविंस है। तो कहता है कि चैंगयू और चंगिंग में, ये दोनों के बीच में वो जो रेलवे ट्रैक जाएगा, तो हो सकता है उसने अपने बेटे का नाम चैंगयू की वजह से रखा हो, ऑल्सो नोन एज यू, उसको यू भी कहते हैं। हिज बेबी सिस्टर पाओ चेंग, उसकी जो छोटी बहन है पाओ चेंग, वेरी लाइकली हैड बीन बॉर्न राइट हियर एट द साइट ऑफ फ्यूचर पाओ की चेंगयू रेलवे, और उसकी जो बहन है उसने यहाँ पर फ्यूचर में जो पाओ की चेंगयू रेलवे बनेगा, शायद उसकी वजह से उसने वो पाओकी का नाम वहां से उसको मिला हो यहाँ पे। अच्छा, तो उसके बाद कहता है आई सैट बाय द स्टोव, मैं चूल्हे के पास बैठा, स्मोकिंग एंड रबिंग द ड्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स, उसने कहा कि मैं बैठ गया चूल्हे के पास, और चूल्हे के पास बैठकर उसने कहा कि मैं जो है वो सिगरेट पीने लगा, मतलब तंबाकू नोशी करने लगा, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे ऊपर जो खुश्क मट्टी थी उसको मैंने रगड़ कर साफ किया। चैंगयू crawled onto my lap and looked into my eyes. Is it going to snow tomorrow, uncle? चैंगयू जो है वो मेरी गोद में आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि अंकल क्या
कल बर्फबारी भी होगी। आई प्रेस्ड हिज आईसी रेड लिटिल नोज, मैंने उसका लाल छोटा सा लाल जो ठंडा जो नाक था वो दबाया। एज सुन एज वी गेट आवर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विद हेवन आई विल आस्क फॉर यू, जैसा ही मेरा आसमान के साथ जो टेलीफोनी राब्ता है वो बहाल होता है तो मैं तुम्हारे लिए पूछ लूंगा। एंग्रली, गुस्से से, ही लीप डाउन, वो छलांग लगाकर उतरा। एंड स्टूड अ मीटर अवे, और तकरीबन 1 मीटर दूर खड़ा हो गया। स्क्वालिंग एट मी, अब वो 1 मीटर दूर खड़ा हुआ उसको गोद से छलांग लगा के। स्क्वालिंग एट मी का मतलब है और वो बड़ा तेवर दिखा के मुझे घूरने लगा। क्विट योर किडिंग, क्विट योर किडिंग का मतलब है मजाक करना बंद करो। यू हैव गॉट अ न्यूज़पेपर इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में या आपकी जेब में एक अखबार पड़ा हुआ है। व्हाई डोंट यू लुक एट द वेदर रिपोर्ट, तो उसमें आप मौसम का हाल क्यों नहीं देखते। He resumed his seat in the doorway, clamped his elbows on his knees, rested his face in his hand and peered out through the rent in the curtain। दोबारा वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गया जो दरवाजे में था, और उसी तरह उसने अपनी जो कोनियां हैं वो अपनी घुटनों पे रखी, और अपना हाथ अपना जो चेहरा है वो दोनों हाथों से चेहरा ऐसे संभाला उसने, और उसी सुराख से पर्दे के बाहर देखने लगा जिसे वो पहले देख रहा था। When I asked him where the kettle was, he ignored me। जब मैंने उससे पूछा कि चैनक या केतली कहाँ रखी है तो उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। I certainly was sorry I had offended my small host। और कहता है कि मैं वाकई में बहुत मुझे अफसोस था कि मैंने अपना छोटा सा जो मेजबान है उसको क्या कर दिया है, नाराज कर दिया, offended। Why do you want to know about the snow, चेंगू। उसने कहा कि चेंगू से पूछा उस बंदे ने कि तुम क्यों बर्फ के बारे में पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, इज इट बिकॉज यू कांट गो आउट एंड प्ले व्हेन इट्स स्नोइंग, क्या ये इस वजह से है कि जब बर्फबारी होती है तो तुम बाहर जाकर खेल नहीं सकते। He didn't even bother to look at me। उस बच्चे ने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। पापा says if it's still snowing tomorrow we will have to quit work। कहता है कि पापा ने कहा है कि अगर कल भी बारिश होती है तो फिर हमें काम को रोकना पड़ेगा। What does your pa do? आपके वाले साहब क्या काम करते हैं। He opens up mountains। वो चट्टानें तोड़ते हैं। The child replied proudly। बच्चे ने फख्र से जवाब दिया। Where? Changyu pointed with pursed lips at the work side opposite। और चैंग्यू ने बंद लबों के साथ जो है वो सामने जो कि बिल्कुल मध्य मुकाबिल जो काम करने की जगह थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। आई लुक्ड, मैंने देखा। ऑल आई कुड सी वॉज अ सर्च लाइट बीम शाइनिंग थ्रू द ड्रिफ्टिंग स्नोफ्लेक्स स्ट्रेट अप इनटू द हेवंस। कहता है मैंने वहां पर देखा तो मुझे और तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मुझे धुंधला सा मुझे कुछ ऐसी चीज नजर आई कि जैसे कि एक सर्च लाइट हो, उसकी तेज शुआएं मैं देख सकता था जो कि बर्फ के गालों के दरमियान आसमान की तरफ उठते हुए कतरों में चमक रही थी। तो उसने कहा कि इन इट्स लाइट, उस रोशनी में, आई कुड वीकली डिसर्न अ फ्यू डजन मैन हु सीम pasted to the side of the towering cliff drilling holes for dynamite charges। वेगली डिसन का मतलब है गैर वाज़ेह, डिसन का मतलब है जानना। तो कहता है कि मैं बहुत ही मतलब एक गैर वाज़ेह सी सिचुएशन थी मेरे सामने, गैर वाज़ेह सी तस्वीर थी जो मुझे नजर नहीं आ रही थी। इस रोशनी में मैं चंद दर्जन लोगों को ही देख सकता था और एक ऊंची अमूदी चट्टान की तरफ चिपटी हुई नजर आ रहे थे जो कि ड्रिल के जरिए सुराख बना रहे थे और बारूद लगाने में मसरूफ थे, डायनामाइट चार्जेस, क्योंकि पहाड़ों में जब चट्टानें तोड़ी जाती हैं तो वहां पे डायनामाइट लगाए जाते हैं, बारूद लगाए जाते हैं। द होल्स वर लाइक द स्टेप्स ऑफ अ लैडर टू द स्काई। वो जो सुराख थे वो ऐसे थे कि जैसे आसमान की तरफ कोई सीढ़ी बनी हुई है। हाउ कैन यू टेल विच वन इज योर फादर एट दिस डिस्टेंस, आई आस्क। उसने कहा इतने फासले से तुम कैसे कह सकते हो इनमें से कि तुम्हारे वालिद साहब कौन है। आई कांट सी हिम प्लेनली बट पा सेज ही कैन सी मी। उसने कहा कि मैं तो वाज़ेह तौर पर उनको नहीं देख सकता, लेकिन मेरे वाले साहब कहते हैं कि वो मुझे देख सकते हैं। ही सेज ऑल ही हैज टू डू इज टर्न अराउंड। वो कहता है बच्चा कि मेरे वाले साहब कहते हैं कि सिर्फ उनको ये करना पड़ता है कि वो मुड़ जाते हैं। तो आई ऑफन सिट हियर सो ही कैन सी मी, तो मैं अक्सर यहाँ बैठता हूँ ताकि वो मुझे देख सके। सो दैट वाज इट, अच्छा तो ये बात थी। हाँ, द आईसी स्नो मेल्टेड फ्रॉम माई बूट्स। मेरे जो जूते पहने हुए थे उस पे जो बर्फ थी वो अब पिघलना शुरू हो गई, वो पिघली। माई नम लेग्स थॉइंग आउट एक इट पेनफुली, आई स्टेम्प टू हेल्प द सर्कुलेशन। अब क्योंकि ये तो बर्फ से चल कर आया था तो इसकी जो बूट जो थे वो भी बर्फ से भरे हुए थे और इसके जो पाँव थे वो सुन होना शुरू हो गए थे ना। माई माई ये जो नम कहते हैं सुन होने को, माई नम लेग्स
जो मेरी सुन हुई वो थी टांगे थी। उसके अलावा थॉइंग आउट एक इट पेनफुली, अब उसको वो कराह रहा था, उसको शदीद जो है वो तकलीफ होने शुरू हो गई, शदीद उसको दर्द हो रहा था। और खून का बहाव जारी रखने के लिए कहता है कि मैंने पाँव को जमीन पर जोर जोर से मारा। स्टैम्प्ड, चैंग्यू वेव्ड हिज हैंड वार्निंगली, और चेंगू ने खबरदार करते हुए अपना हाथ हिलाया। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि ही वॉज अफ्रेड आई वुड वेक हिज बेबी सिस्टर, मैं समझ गया कि वो डर रहा था कि कहीं उसकी बहन जाग न जाए। यू रियली टेक गुड केयर ऑफ योर सिस्टर, तुम बहुत अच्छे से अपनी बहन का ख्याल रखते हो। आई कमेंडेड, मैंने उसकी तारीफ की। मामा सेज माई जॉब इज टू लुक आफ्टर हर, मामा कहती हैं कि मेरा काम उसका ख्याल रखना है। व्हेन मामा कम्स होम, जब मामा वापस घर आती हैं या घर आती हैं, तो आई कैन नॉक ऑफ, तो फिर मैं इस जिम्मेदारी से छूट जाता हूँ। नॉक ऑफ का मतलब है फिर मैं ये काम छोड़ देता हूँ, जब वो आती हैं तो फिर मैं ये काम छोड़ सकता हूँ। सो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे, अच्छा तो तुम रोजाना किसी ना किसी काम पे होते हो। आई हग्ड हिम, मैंने उसे गले लगाया। व्हाट डज मामा डू, मामा क्या करती हैं तुम्हारी। ही पॉइंटेड टू द रोड बिलो द केव, उसने गार के नीचे एक सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आई कुड सी अ पर्सन स्टैंडिंग बाय अ टेलीफोन पोल, तो जब उसने इशारा किया तो मैंने देखा कि बिसाइड द रोड, मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक टेलीफोन बूथ के पास एक बंदा खड़ा हुआ है, कवर्ड विथ स्नो, जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। शी लुक लाइक अ वाइट स्टोन इमेज, वो एक सफेद पत्थर की तस्वीर लग रही थी। अपेरेंटली शी वॉज डायरेक्टिंग ट्रैफिक, जाहिरी तौर पे अपेरेंटली जाहिरी तौर पे वो ट्रैफिक को जो है वो डायरेक्ट कर रही थी, मतलब ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको वो चलाई हुई थी। ट्रैफिक के जो एक ट्रैफिक वार्डन की जो जिम्मेदारी होती है, तो वो निभा रही थी कि वहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो ख़राब ना हो, वो दरम बरम ना हो। द रोड नॉट वेरी वाइड, वो जो सड़क थी काफ़ी चौड़ी नहीं थी। हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, वो जो सड़क वहाँ पर बनी थी जहाँ पर वो खड़ी हुई थी, तो वो ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। और उसमें चट्टान में जो अंदर धमाके होते हैं, उन्होंने उन धमाकों ने उसे तबाह भी कर दिया था। Ordinarily, carts, mules, donkeys, and people no doubt stream in both directions along that road 24 hours a day. Someone had to keep the traffic order. आमतौर पर घोड़ा, गाड़ियां, खच्चर, गधे और लोग भी दिन के 24 घंटे दोनों अतराफ से इस सड़क पर आते जाते थे, इसलिए किसी न किसी को ट्रैफिक तरतीब में रखना पड़ती थी। Today, because of the snow, आज क्योंकि बर्फ की वजह से there weren't many people or vehicles on the road, सड़क पर ज्यादा लोग या गाड़ियां नहीं थी। She could well have spent the day at home, वो अच्छे तरीके से जो दिन है वो घर में गुजार सकती थी। But there she stood, लेकिन वो वहां पर खड़ी थी। And there she would remain 3 months, 5 months, 3 years, 5 years if need be, और वो वहां पर चाहे 3 महीने, 5 महीने, 3 साल, 5 साल, जितनी जरूरत हो वहीं पर रहती। Perhaps from time to time, शायद वक्त के साथ साथ या साथ साथ वक्फे वक्फे से, शी रेज्ड हर हेड टू गेज अप एट हर चाइल्ड, वो अपना सर ऊपर करती। टू गेज अप एट हर चाइल्ड का मतलब है अपने बच्चे को देखने के लिए, और एट हर हस्बैंड, और या अपने शोहर को देखने के लिए। हु वाज स्केलिंग द क्लिफ्स बिटवीन द माउंटेन्स एंड द स्काई, जो कि उन चट्टानों पर काम कर रहा था, माउंटेन्स एंड द स्काई, जो कि बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें थी, वहां पर वो काम कर रहा था। व्हेन ही पॉज टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज ब्रो, could he see the determined figure of his wife or the tiny image of his little boy? अब ये उसके शोहर की बात कर रहा है कि जब वो अपनी पेशानी से पसीना पोंछने के लिए रुकता था, तो वो अपनी पुरज़म बीवी की शक्ल या नन्हे बच्चे की तस्वीर को देख सकता था। अब ये पूछ रहा है, अब क्वेश्चन है। इवन दो इट वॉज अ स्नोई, हत्ता कि मतलब बर्फबारी थी, विंडी नाइट, और बड़ी तेज हवा चलने वाली रात थी। इवन दो द वर्कर, हिज वाइफ, and children couldn't see one another clearly, I was sure that they could feel a mutual loving encouragement and sense that each was looking forward to the moment of family reunion. अब वो बड़े मजे की यहाँ पर बात करता है, वो कहता है कि अगरचा मतलब ये बर्फानी जगह थी, तूफानी रात थी, यहाँ तक कि मजदूर और उसकी बीवी बच्चे एक दूसरे को साफ तौर पर नहीं देख सकते थे, मगर फिर भी उनमें एक उम्मीद थी कि वो बाहमी मोहब्बत और हौसला अफजाई महसूस कर रहे थे, और उस लम्हे के मुंतजिर थे कि सारा खानदान जो है वो इकट्ठा होगा, फैमिली रियूनियन। आई ग्लैंस एट चेंगयू, मैंने चेंगयू की तरफ एक झलक देखा। द चाइल्ड हैड प्लेस्ड हिज हैंड्स इन हिज स्लीव्स एंड पुल्ड हिज नेक इनटू हिज कॉलर, ही केप्ट डोजिंग ऑफ। मैंने उसकी तरफ देखा, बच्चे की तरफ, तो उसने अपने आस्तीनों में हाथ छुपा लिए थे और अपना सर जो है कॉलर में दबा लिया था। वो मुसलसल ऊँग रहा था, मतलब उसको नींद आ रही। यू आर लाइबल टू कैच अ चिल, बेटर गेट इनटू बेड एंड गो टू स्लीप।
तो मुमकिन है कि तुम्हें सर्दी लग जाए, बेहतर ये है कि तुम जाकर सो जाओ। He looked at me dreamily for a moment, probably thinking that his parents had returned. उसने मेरी तरफ एक लम्हे के लिए ख्वाबीदा अंदाज से मुझे देखा। शायद वो ये सोच रहा था कि उसके वालिदैन जो हैं वो वापस आ चुके हैं। When he realized who I was, जब उसे ये एहसास हुआ कि मैं कौन था, he shook his head violently. No, I won't. Why not? Me rubbed his eyes with fist. No, I won't. तो जब उसे एहसास हुआ कि मैं कौन था तो उसने तेजी से अपना सर हिलाया और कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाओगे? मी रब्ड हिज आईज विद हिज फिस्ट। उसने कहा कि सॉरी, ये मी नहीं, यहाँ पे ही है। ही रब्ड हिज आईज विद हिज फिस्ट। उसने अपनी जो मुट्ठी है उससे अपनी आंखों को जो है उसको रगड़ा या मला। पापा एंड मामा से अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। पापा और मामा कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे अगर लिटरल मीनिंग लेते हैं तो कभी अपनी चौकी को नहीं छोड़ना चाहिए। आई हग्ड हिम टाइटली एंड प्रेस्ड माई चीक अगेंस्ट हिज। मैंने उसे मजबूती से गले लगाया, अपने गाल उसके गालों से लगाए। देन आई रोज, फिर मैं खड़ा हुआ। बटन माई कोट, अपना कोट पहना, बटन बंद किए। पुल्ड माई हैट डाउन फर्मली, और मैंने अपना जो है वो उसके बाद मैंने अपनी जो टोपी है वो पहनी मजबूती से और बाहर निकला। लेफ्ट द केव, जो गार है उसको छोड़ा। एंड वॉक डाउन द पाथ, और नीचे रास्ते पर चलने लगा। फॉलोइंग द रोड दैट हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, आई पुश्ड ऑन, द वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड echoing in my head. और उसके बाद जब मैं सड़क पर चलने लगा तो चट्टानों की वजह से, वो सड़क जो चट्टानों की वजह से खराब हो चुकी थी, खस्ता हाल थी, मैं आगे चल रहा था तो उस बच्चे के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। echoing का मतलब गूंजना। A man should never leave his post. A job was waiting for me. अब यहाँ पे ये कौन से अल्फाज गूंज रहे थे? वो ये थे कि एक इंसान को कभी भी अपनी चौकी नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। A job was waiting for me. मेरी जो नौकरी है वो मतलब मेरा इंतजार कर रही थी। I wanted to reach my destination without any further delay. तो मैं भी बगैर किसी मजीद ताखीर के अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। तो मतलब उस बच्चे को देखकर इसने ये अंदाजा लगाया कि ये बच्चा अपनी चौकी को नहीं छोड़ा, पोजीशन को नहीं छोड़ा, तो मैं भी अपनी जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाने के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? तो इसलिए ये भी निकला और इसने कहा कि मैंने भी एक मंजिल पर पहुंचना है और मैं भी वहां पर पहुंच के रहूंगा। So this was all about this a beautiful lesson, and it is a translation and translated anonymously from the Chinese। जिसने भी translate किया उसका नहीं पता कि translate किसने किया, लेकिन ये Chinese language से translate हुआ और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसकी कहानी है, lesson है, इसमें जो सबक है बहुत अच्छा है। ये about the author है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लें। And this was all about this Lingpong Gorge, and I hope you have got it. Thank you very much.